हम अक्सर लोकतंत्र के बारे में एक बहुत ही सरल और सीधी सी तस्वीर अपने दिमाग में रखते हैं। मतलब इसे एक वेंडिंग मशीन की तरह मान लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल एक वेंडिंग मशीन जहां सब कुछ पहले से तय होता है। सही कहा। चुनाव के दिन एक नागरिक उस मशीन के पास जाता है, अपना वोट रूपी सिक्का डालता है, एक बटन दबाता है और नीचे से एक चुनी हुई सरकार बाहर आ जाती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत साफ सुथरी और गणित की तरह सटीक लगती है। लेकिन असल जिंदगी में गणित हमेशा इतना सीधा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। असली सवाल ये है कि क्या हो जब वो मशीन अचानक सिक्का निगल ले और कुछ भी बाहर ना दे, या क्या हो जब वो चुनी हुई सरकार या स्थापित व्यवस्था रातों रात जनता के ही खिलाफ खड़े हो जाए। और यही वो बिंदु है जहां से असली राजनीति शुरू होती है। एकदम सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बुनियादी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास कक्षा 10 नागरिक शास्त्र के जन संघर्ष और आंदोलन अध्याय के नोट्स हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि जब सत्ताधारी व्यवस्था पटरी से उतरती है तो आम जनता कैसे एकजुट होकर उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देती है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इस विषय को देखने का, क्योंकि कागजों पर लिखे गए संविधान और जमीन पर चलने वाली असली राजनीति में जमीन आसमान का अंतर होता है ना? ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये दुनिया भर में और हमारे अपने समाज में सत्ता का असली नियंत्रण समझने का एक शॉर्टकट है। बिल्कुल। और आज हम केवल घटनाओं की एक सूची नहीं पढ़ने वाले हैं। मेरा मानना है कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि किसी भी देश में जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो वो क्यों और कैसे होता है। सत्ता का असली नियंत्रण किसी संसद भवन की 4 दीवारों के भीतर नहीं होता। तो फिर कहाँ होता है? वो उस अदृश्य डोर में होता है जो जनता और सरकार को जोड़े रखती है। और जब वो डोर खींचती है ना, तो पूरी दुनिया देखती है। तो चलिए इसी डोर को थोड़ा खींच कर देखते हैं। सबसे पहले इतिहास के 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में चलते हैं। भौगोलिक स्थिति अलग है, संस्कृति अलग है, भाषा भी अलग है, लेकिन व्यवस्था से छले जाने का जो दर्द था और उसके खिलाफ जो संघर्ष था वो बिल्कुल एक जैसा था। आप नेपाल और बोलिविया की बात कर रही हैं। हाँ, शुरुआत नेपाल से करते हैं। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वे बताते हैं कि नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। उस समय वहां के राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया था। यानी राजा महज एक औपचारिक प्रमुख रह गए थे। असली फैसले लेने की ताकत तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था, लेकिन काम कर रहा था। फिर एक ऐसी रहस्यमय घटना होती है जो पूरी कहानी ही पलट देती है। राजशाही परिवार के भीतर राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है। और उस हत्या ने नेपाल की राजनीति की पूरी जमीन खिसका दी। राजा वीरेंद्र की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वो उस लोकतांत्रिक संतुलन की हत्या थी। सही बात है। और इसके बाद नए राजा ज्ञानेंद्र गद्दी पर बैठे। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वे लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। हाँ, उन्होंने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार आपस में उलझी हुई है, कमजोर है, और उन्होंने इसी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। फरवरी 2005 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे नेपाल को झकझोर दिया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटा दिया था ना? सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं हटाया, उन्होंने जनता द्वारा चुनी गई पूरी निर्वाचित सरकार को एक झटके में भंग कर दिया। बाप रे! इसे अगर आज के संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए तो ये कितना खौफनाक है। कल्पना कीजिए कि नागरिक महीनों की लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद अपनी सरकार चुनते हैं, और एक सुबह खबर आती है कि एक अकेले व्यक्ति ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूरी संसद को ही ताला लगा दिया है। यही तो वो क्षण होता है जहां व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है। और जब ऐसा होता है तो कोई भी आम नागरिक केवल अपने घर में बैठ के टीवी नहीं देख सकता। ये वो बिंदु है जहां आम नागरिक एक दर्शक की भूमिका छोड़कर योद्धा बन जाता है। और नेपाल में ठीक यही हुआ। जब सत्ता इस तरह से ऊपर से थोपी जाती है या छीनी जाती है तो नीचे जमीन पर जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत प्रचंड होती है। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक ऐसा जन आंदोलन शुरू हुआ जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लोगों का लक्ष्य क्या था उस समय? उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, सत्ता की बागडोर वापस राजा के हाथ से छीनकर जनता के हाथ में सौंपना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस संघर्ष के लिए नेपाल की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने दशकों पुराने आपसी मतभेद भुला दिए। अच्छा, मतलब जो पार्टियां हमेशा आपस में लड़ती थीं वो एक साथ आ गई। बिल्कुल, उन्होंने एक 7 पार्टी अलायंस यानी SPA का गठन किया।
उन्होंने काठमांडू में 4 दिन के बंद का ऐलान किया और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये 7 पार्टी अलायंस वाला हिस्सा सच में बहुत महत्वपूर्ण है। राजनेता आमतौर पर कभी एक मंच पर नहीं आते, लेकिन जब पूरी व्यवस्था ही खतरे में हो तो उन्हें भी समझ आ जाता है कि अगर खेत ही नहीं बचेगा तो फसल कहाँ बोएंगे। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और ये विरोध केवल एक शांतिपूर्ण मार्च तक सीमित नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि 21 अप्रैल 2006 को इन आंदोलनकारियों ने राजा को एक सीधा अल्टीमेटम दे दिया था। और जब लाखों लोग राजधानी को घेर लेते हैं तो दबाव इतना भारी होता है कि बंदूकें भी काम नहीं आती। बिल्कुल काम नहीं आती। 24 अप्रैल 2006 को, जो उस अल्टीमेटम का अंतिम दिन था, राजा ज्ञानेंद्र को अंततः घुटने टेकने पड़े। उन्हें आंदोलनकारियों की तीनों प्रमुख मांगें माननी पड़ी। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक बहुत बड़ी जीत थी। संसद बहाल हुई, एक सर्वदलीय सरकार बनी और गिरिजा प्रसाद कोइराला को उस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र की जड़ें किसी संविधान की किताब में नहीं होती, वे उन लोगों के सामूहिक संकल्प में होती हैं जो उस संविधान की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने को तैयार रहते हैं। एकदम सही। नेपाल का ये संघर्ष पूरे देश के राजनीतिक ढांचे को बदलने के लिए था। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जरूरी नहीं कि हर जन संघर्ष पूरे देश का संविधान बदलने के लिए ही हो। आपका इशारा बोलीविया की तरफ है? हाँ, कभी कभी सत्ता पलटती नहीं है, बल्कि वो कोई ऐसा फैसला ले लेती है जो सीधे तौर पर आम इंसान की सांसें रोक देता है। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, बोलीविया का जल युद्ध। अब बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। नेपाल के विपरीत वहां कोई राजा नहीं था जो लोकतंत्र को कुचल रहा हो। बिल्कुल नहीं। वहां बाकायदा एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार काम कर रही थी। लेकिन 1999 में उस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी हैरानी होती है। उन्होंने कोचबाम्बा नामक शहर में पानी की आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी को। ये वो बिंदु है जहां राजनीति सीधे अर्थशास्त्र से टकराती है। और इसका असर तो सीधा जनता पर पड़ा होगा। बिल्कुल। जब किसी समाज में पानी जैसी बुनियादी और जीवन रक्षक जरूरत का निजीकरण कर दिया जाता है तो उसके परिणाम हमेशा भयानक होते हैं। सरकार ने दबाव में आकर नियंत्रण छोड़ दिया और उस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आते ही मुनाफे का मीटर चालू कर दिया। उन्होंने पानी की कीमत में सीधे 4 गुना तक का इजाफा कर दिया था ना? हाँ, 4 गुना, रातों रात। 4 गुना। जरा एक आम इंसान के बारे में सोचिए। एक दिहाड़ी मजदूर जो मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल रहा है, उसके सामने अचानक ऐसा बिल आ जाए जो उसकी महीने की आधी सैलरी के बराबर हो, तो वो क्या करेगा? वो विद्रोह करेगा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये तो प्यास से मारने जैसा फैसला था। ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं थी, ये मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन था। इसके बाद जो हुआ वो तो तय ही था। जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वे सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जनवरी 2000 में कोचाबाम्बा शहर में सच में त्राही मच गई। लेकिन ये महज एक अनियंत्रित भीड़ का गुस्सा तो नहीं था। नहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, श्रमिकों और सामुदायिक नेताओं ने मिलकर एक बहुत ही सदा हुआ गठबंधन बनाया। उन्होंने पूरे शहर में 4 दिन की हड़ताल कर दी, अर्थव्यवस्था का पहिया रोक दिया। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने शुरुआत में थोड़ी चालाकी दिखाई, बातचीत का दिखावा किया और हड़ताल वापस करवा ली। लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। बिल वैसे ही महंगे आते रहे। तो फिर लोग शांत तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। इसके बाद फरवरी में और फिर अप्रैल में जनता का जो सैलाब उमड़ा वो पहले से कहीं ज्यादा उग्र था। और मैंने पढ़ा है कि इस बार लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद उनका रवैया बहुत क्रूर था। उन्होंने अपनी ही जनता के खिलाफ सेना उतार दी थी। हाँ, सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, जनता पर बहुत बर्बरता की गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब जनता का सामूहिक आक्रोश अपने चरम पर होता है और वे किसी बुनियादी जरूरत के लिए लड़ रहे होते हैं तो कोई भी सेना उन्हें लंबे समय तक दबा नहीं सकती। सही बात है। लोगों ने उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों का ऐसा घेराव किया कि उन अधिकारियों को अपनी जान बचाकर शहर से भागना पड़ा। हालात इतने बेकाबू हो गए कि विवश होकर सरकार को उस शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ अपना करार रद्द करना ही पड़ा। यानी अंततः पुरानी दरों पर जलापूर्ति का काम वापस नगरपालिका को सौंपना पड़ा। बिल्कुल, जनता की जीत हुई। ये घटना सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक तरफ नेपाल है जहाँ की जनता एक तानाशाह राजा से लड़ रही थी, और दूसरी तरफ बोलीविया है जहाँ की जनता एक कॉर्पोरेट ताकत और अपनी ही चुनी हुई सरकार से लड़ रही थी। दोनों ही मामलों में जनता ने साबित किया कि सत्ता की असली बागडोर उनके हाथ में है। लेकिन यहाँ रुककर एक सवाल पूछना बनता है। अगर हम सड़कों पर उतरी भीड़ को देखें
तो अनियोजित गुस्सा कभी भी इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। मेरा मतलब है, भीड़ तो कुछ दिन में थक कर घर लौट जाती है। हाँ, भीड़ का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। तो फिर इन दोनों देशों में इस गुस्से को महीनों तक कैसे जिंदा रखा गया? इसके पीछे कोई तो इंजन रहा होगा जो इस आग को जलाए रख रहा था। बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। केवल गुस्सा और आक्रोश कभी भी व्यवस्था नहीं बदल सकता। आक्रोश तो बस एक कच्चा माल है। कच्चे माल से आपका क्या मतलब है? मतलब जब तक उस गुस्से को एक ढांचे में ढाला नहीं जाता, वो बिखर जाता है। और यहीं पर हमारे नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं, हित समूह और दबाव समूह। अच्छा, इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स। हाँ, ये वो संगठन हैं जो उस अनियोजित गुस्से को एक दिशा देते हैं और उसे एक राजनीतिक ताकत में बदल देते हैं। तो चलिए इस इंजन की कार्य प्रणाली को समझते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें हित समूहों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है वर्ग विशेष के हित समूह और दूसरा जन सामान्य के हित समूह। इनमें क्या फर्क है? फर्क उनके दायरे और उनके लक्ष्य का है। वर्ग विशेष के हित समूह समाज के किसी एक खास हिस्से या तबके की वकालत करते हैं। जैसे कोई ट्रेड यूनियन? बिल्कुल, जैसे किसी कारखाने के मजदूरों का ट्रेड यूनियन या किसी खास पेशे के कर्मचारियों का संगठन। इनका उद्देश्य पूरे देश की गरीबी दूर करना या सबका कल्याण करना नहीं होता। इनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट होता है, केवल अपने सदस्यों की भलाई करना। हाँ, केवल अपने सदस्यों की भलाई सुनिश्चित करना, उनकी तनख्वाह बढ़ाना या उनके काम करने के हालात सुधारना। और जनसामान्य के हित समूह क्या करते हैं? इसके विपरीत जन सामान्य के हित समूह किसी एक संकीर्ण तबके के लिए काम नहीं करते। वो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से या सर्वसामान्य सामूहिक हितों के लिए काम करते हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण स्रोत में दिया गया है, बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। अब नाम से तो ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन लगता है, लेकिन उनका काम सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि संगठन समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ता है। यानी ये लोग व्यवस्था के भीतर रहकर व्यवस्था की खामियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हाँ, ये एक जन सामान्य हित समूह का एकदम सटीक उदाहरण है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और शब्द है जो बार बार आता है, दबाव समूह। दबाव समूह का चरित्र थोड़ा अलग होता है। वे सरकार में शामिल होने या चुनाव लड़ने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखते। तो वे बनते क्यों हैं? उनका जन्म अक्सर किसी विशेष मुद्दे को लेकर होता है और वे सीमित समय के लिए अस्तित्व में आते हैं। मान लीजिए सरकार ने कोई नया टैक्स लगा दिया, तो अचानक शहर के सारे दुकानदार मिलकर एक समूह बना लेंगे। उनका काम सिर्फ बाहर से सरकार की नीतियों पर दबाव डालना होता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक पेंच नजर आ रहा है। कैसा पेंच? देखिए, एक तरफ हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां बहुमत का शासन होता है, सबकी बात सुनी जानी चाहिए। दूसरी तरफ ये दबाव समूह है। क्या ये दबाव समूह वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जरा सोचिए, समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए शहर के कुछ दुकानदार या कोई एक विशेष कर्मचारी यूनियन पूरे शहर में हड़ताल कर दे, वे चक्का जाम कर दें, लोगों का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाए। हाँ, ये तो आम जनता के लिए बहुत परेशानी की बात है। और अंत में सरकार घुटने टेक दे और सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों की बात मान ले। क्या ये एक छोटे से समूह द्वारा पूरे समाज को बंधक बनाने जैसी स्थिति नहीं है? क्या ये बाकी की जनता के साथ अन्याय नहीं है? ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी ताकत के दम पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो क्या वो ऐसा नहीं कर रहे? अगर हम राजनीतिक विज्ञान के नजरिए से एक परिपक्व लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को गहराई से समझें, तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। किसी भी स्वतंत्र समाज में कोई एक अकेला हित समूह या दबाव समूह नहीं होता। हाँ, वहां तो बहुत सारे समूह होंगे। बिल्कुल, वहां दर्जनों सैकड़ों अलग अलग समूह सक्रिय होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वे एक दूसरे के प्रभाव को काटते हैं? एकदम सही। वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं। कोई एक समूह पूरे समाज पर हावी नहीं हो सकता। कैसे? जब एक समूह अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करता है या दबाव बनाता है, तो अक्सर कोई दूसरा समूह जिसके हित पहले समूह से टकराते हैं, वो भी सक्रिय हो जाता है और सरकार पर जवाबी दबाव बनाता है। अच्छा, तो सरकार को दोनों की सुननी पड़ती है? हाँ, ऐसे में सरकार को इन सभी समूहों की बात सुननी पड़ती है और एक बीच का रास्ता, एक संतुलन खोजना पड़ता है। ये कोई खामी नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये बात तो है।
दबाव समूह लोकतंत्र को बंधक नहीं बनाते। वे एक सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं ताकि समाज का गुस्सा हिंसक रूप न ले। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। ये पूरा सिस्टम शतरंज के खेल जैसा लगता है। ये समूह कभी चुनाव नहीं लड़ते, ये कभी सीधे सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठते, लेकिन फिर भी ये बड़ी बड़ी सरकारों को चेकमेट कर देते हैं। उनका पूरा ध्यान बाहर से सरकार की नीतियों को निर्देशित करने पर होता है। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब एक साधारण से शिक्षक संघ या मजदूर यूनियन के पास ना तो सेना होती है और ना ही अरबों रुपए, फिर वे इतनी बड़ी व्यवस्था को झुकाते कैसे हैं? हमारे पास जो स्रोत हैं उसमें प्रभाव डालने के 5 तरीके बताए गए हैं। हाँ, वो 5 अचूक तरीके। लेकिन मैं इन्हें महज एक सूची की तरह नहीं देखना चाहती। मुझे लगता है कि ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। आप इसे बिल्कुल सही तरह से देख रही हैं। ये एक क्रमिक रणनीति है, एक चेन रिएक्शन ही है। कोई भी समूह सीधे हड़ताल पर नहीं जाता। तो सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे पहला कदम हमेशा जनता की सहानुभूति और समर्थन हासिल करना होता है। अगर लोग आपके साथ नहीं हैं, तो आपकी हर लड़ाई कमजोर है। इसके लिए वे क्या करते हैं? इसके लिए ये समूह बैठकें करते हैं, शांतिपूर्ण जुलूस निकालते हैं, सूचना अभियान चलाते हैं। वे समाज को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि कहीं न कहीं पूरे समाज की है। और यहीं पर इस चेन रिएक्शन का दूसरा हिस्सा जुड़ता है, मीडिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर कुछ लोग सड़क पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे हैं और मीडिया उसे कवर नहीं कर रहा है, तो सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगेगी। मीडिया को प्रभावित करना बहुत जरूरी है। हाँ, मीडिया को अपने पक्ष में करके ये समूह एक विशाल लाउड स्पीकर का काम करते हैं। वे अपनी आवाज को देश के हर कोने में पहुंचाते हैं ताकि सरकार और जनता का ध्यान उनके मसलों पर आकर्षित हो। लेकिन क्या होता है जब सरकारें ढीठ हो जाती हैं? जब वे जुलूस और मीडिया कवरेज को भी नजरअंदाज करने लगती हैं? तब मुझे लगता है वे अपने तीसरे हथियार की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, सरकारी कामकाज में बाधा डालना। जब बात नहीं सुनी जाती, तब धरना और हड़ताल का सहारा लिया जाता है। और इसका तर्क बहुत सीधा है। एक हड़ताल इसलिए सफल नहीं होती कि वो सिर्फ शोर मचाती है, वो इसलिए सफल होती है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को दर्द देती है। सही कहा आपने। जब मजदूर काम रोक देते हैं या ट्रांसपोर्ट यूनियन चक्का जाम कर देती है, तो इसका सीधा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है। मिडिल क्लास परेशान होता है, जिससे मीडिया में और हंगामा होता है, और तब जाकर राजनेताओं की कुर्सी हिलने लगती है। ये एक पूरी मशीनरी की तरह काम करता है। और इस मशीनरी में एक चौथा तत्व भी है जो थोड़ा हैरान करने वाला है। कौन सा? महंगे विज्ञापनों का सहारा लेना। महंगे विज्ञापन मतलब अखबारों और टीवी पर? हाँ, कुछ दबाव समूह जिनके पास अच्छे संसाधन होते हैं, वे सरकार को जगाने के लिए अखबारों और न्यूज चैनलों पर महंगे महंगे विज्ञापन देते हैं। ये तो थोड़ा अजीब है। ये तो सीधे तौर पर पैसों से जनमत खरीदने जैसा हुआ। लेकिन ये होता है। और इन सब के बाद जो 5वां तरीका आता है, वो शायद सबसे चतुर और राजनीतिक रूप से सबसे मारक है। राजनीतिक दलों और विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में करना। बिल्कुल, यहीं पर पूरा चक्र पूरा होता है। कोई भी राजनीतिक दल इन दबाव समूह की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। हाँ, ऐसा इसलिए नहीं है कि राजनेताओं को इन समूहों से कोई खास लगाव है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर दबाव समूह के पीछे हजारों लाखों लोग होते हैं और राजनेताओं को उनमें अपना एक वोट बैंक नजर आता है। अच्छा, तो अगर किसी विपक्षी दल ने किसी बड़े शिक्षक संघ की मांगों का समर्थन कर दिया, तो उस दल को उम्मीद होती है कि वे सब उन्हें वोट देंगे। एकदम सही। इसलिए भले ही ये समूह खुद चुनाव न लड़ें, लेकिन वे अपनी इस सामूहिक वोटिंग ताकत का डर दिखाकर राजनेताओं से अपने एजेंडे पर काम करवा ही लेते हैं और उनसे भाषणबाजी करवाते हैं। यानी वे बिना अखाड़े में उतरे ही अखाड़े के सारे नियम तय कर देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? मतलब बहुत साफ है। हमने नेपाल में लोकतंत्र बहाल करने के जन उभार को देखा। हमने बोलीविया में पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए एक शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को भागते देखा। और हमने यह समझा कि कैसे हित समूह और दबाव समूह अपनी रणनीतियों से पूरी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इस सब का सीधा सा निष्कर्ष यही है कि लोकतंत्र केवल एक मतदान केंद्र तक सीमित नहीं है। हाँ, वो चुनाव के दिन शुरू होकर उसी दिन खत्म नहीं हो जाता। लोकतंत्र एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है, जहां राजनीतिक दल और दबाव समूह एक दूसरे को आकार देते हैं। ये एक जीवित प्रणाली है। एकदम सच कहा। इसलिए अगली बार जब हम अपने आसपास कोई धरना या जुलूस देखते हैं, तो उसे केवल एक शोर या ट्रैफिक जाम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो शोर इस बात का जीवित प्रमाण है कि लोकतंत्र मरा नहीं है।
लोग अभी भी अपने हकों के लिए आवाज उठाना जानते हैं। और इसी मोड़ पर इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के मन में एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। हमने देखा कि कैसे कुछ दबाव समूह सरकार को जगाने के लिए महंगे विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट मुझे भी बहुत खटका था। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन समूहों के पास पैसा और मीडिया को प्रभावित करने की ताकत है, उनकी आवाज एक आम चुपचाप वोट देने वाले नागरिक की आवाज से ज्यादा जोर से सुनी जाती है? ये तो बहुत ही डरावना सच है। क्या ये लोकतंत्र की सच्ची जीत है, जहां आम लोग संगठित हो रहे हैं, या ये उसकी एक खामी है, जहां पैसा और प्रभाव तय करता है कि किसकी बात सुनी जाएगी? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या वाकई हर नागरिक की आवाज बराबर है, या लाउड स्पीकर उसी का बचता है जिसके पास उसे खरीदने के पैसे हों? इस अनुत्तरित सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और व्यवस्था से सवाल पूछते रहिए।